हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लंबित मामलों से मूल अधिकारों का उल्लंघन कैसे। ये आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख अ न्यू जुडिशियल डिवाइस फॉर कंप्लीट जस्टिस और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर फ्यूअर जजेस इंक्रीजिंग पेंडेंसी होप फॉर मूवमेंट बाय गवर्नमेंट टू क्लियर नेम्स CJI के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिनों में हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे करने वाला है और इसी उपलब्धि के लिए देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। लेकिन आज भी देश के कई नागरिक महज एक मूलभूत संवैधानिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्य न्याय तक अपनी पहुंच बनाने में नाकाम है। न्याय तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई क्योंकि इसे अन्य अधिकारों की रक्षा की कुंजी माना गया। लेकिन लोगों को न्याय पाने के लिए अभी भी लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ रहा है। अदालतों में मामलों की संख्या आज इतनी हो गई है कि न्याय के लिए दायर आवेदन सालों तक खिंचते चले जाते हैं। इसी वजह से कुछ लोग तो अन्याय के भी शिकार हो रहे हैं। जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने इसी मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इसके लिए न्यायिक रिक्तियां और न्यायिक अवसंरचना सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए लंबित मामलों की तरफ ध्यान दिलाया। कानून मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल लंबित मामलों की संख्या करीब 4 करोड़ 80 लाख है। ऐसे में इस बात पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि हमारी शासन व्यवस्था में आज भी संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। तो इसलिए आज के इस आर्टिकल के जरिए हम अदालतों में लंबित मामलों से जुड़े विषयों की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े खास विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर अदालतों में लंबित मामलों की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक भारत की निचली अदालतों यानी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से तकरीबन 25% ऐसे मामले हैं जिनकी अवधि 5 सालों से अधिक हो चुकी है। सभी लंबित मामलों में से आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की निचली अदालतों में दायर किए गए हैं। लंबित मामलों में भारी इजाफे के पीछे का कारण न्याय की मांग और आपूर्ति में अंतराल का होना है। क्योंकि हालिया वर्षों में कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए भी न्याय की मांग ज्यादा हुई है। जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायिक रिक्तियों के कारण न्याय की आपूर्ति खराब हुई है, जो कि मामलों में देरी का कारण बना है। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इसके उदाहरणों में शामिल हैं। अगर आबादी के अनुपात में लंबित मामलों की बात करें तो भी आंकड़ों में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ प्रति लाख जनसंख्या पर लंबित मामलों की संख्या 4,500 से ज्यादा है, जिनमें से 25% से कम मामले ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं और उनमें भी ज्यादातर याचिका मांग पक्ष का ही है, क्योंकि यहाँ न्यायिक पदों पर रिक्तियां ज्यादा है। निचली अदालतों में स्वीकृत संख्या के हिस्से के रूप में न्यायिक रिक्तियां 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% या उससे ज्यादा है। समय पर भर्ती नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में आज स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि इन राज्यों में प्रति 1 लाख लोगों पर केवल एक न्यायाधीश मौजूद है। इससे मामलों की सुनवाई में देरी होती है और लगातार हो रही इस देरी के कारण कुल कैदियों में विचाराधीन कैदियों की संख्या की हिस्सेदारी 2020 में 76% पहुँच गई है। मतलब ये है कि जेल में मौजूद हर 4 में से 3 कैदी वो हैं जिन्हें अभी तक सजा मिली ही नहीं। वो जेल में केवल इसलिए हैं कि वो सिर्फ आरोप का सामना कर रहे हैं और न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो मिलने वाली अधिकतम सजा से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं। हो सकता है कि इनमें कुछ मामले ऐसे भी हों जिनमें शायद ही आरोप सिद्ध हो सके। असल में इस तरह के कई मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। इसी साल के अप्रैल में बिहार में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जब राज्य की एक अदालत ने हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को 28 साल जेल में बिताने के बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
ऐसे तमाम मामले हैं। मामलों की इस देरी की वजह से न सिर्फ लोगों के मूलभूत अधिकार प्रभावित होते रहे हैं, बल्कि जेलों में इनकी संख्या बेवजह बढ़ने से जेलों पर अनावश्यक दबाव भी बढ़ता है। इस मामले में उत्तर भारत की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ की जेलों में उसकी क्षमता से अधिक अनुपात में कैदियों को रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेल 177% के साथ सबसे अधिक भीड़भाड़ का सामना कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल है कि अदालतों में लंबित मामले किस तरह से हमारे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों की पूरी व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार इनमें सबसे प्रमुख हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर ये देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और अगर हमारे इन अधिकारों पर चोट की जाती है तो हम संविधान द्वारा तय व्यवस्था के तहत न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। मगर हालिया सालों में न्याय प्रशासन में उभरी खामियों के चलते ही हमारे अधिकारों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। न्यायिक प्रशासन में न्यायिक अवसंरचना की कमी और न्यायिक पदों पर रिक्तियों की अधिकता से अदालतों में करोड़ों मामले अटके पड़े हैं। कई मामले तो सीधे मूल अधिकारों से जुड़े हैं, तो कई मानवाधिकारों से। अगर आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करें तो वर्तमान में इसकी प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जेलों में मौजूद हर 4 में से 3 कैदी विचाराधीन हैं, यानी उनका मामला अभी भी चल ही रहा है। वो जेल में बैठकर केवल फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत की 1378 जेलों में 6.1 लाख कैदी हैं। वो वास्तव में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। दरअसल जेलें ब्लैक बॉक्स हैं। कैदी अक्सर अनदेखे और अनसुने नागरिक होते हैं। जेलें विभिन्न श्रेणियों के कैदियों, विशेष रूप से हाशिए पर पहुंचे समुदायों को बेहद प्रभावित करती हैं। ये सभी कहीं न कहीं इनके मूल अधिकारों पर चोट कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21, जो कि मूल अधिकार का हिस्सा है, न्याय में हो रही इस देरी से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। समय समय पर सर्वोच्च अदालत ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई सारे मानवीय अधिकारों को शामिल किया है, जिसे पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। और जेल में लंबे समय से विचाराधीन कैदी भी इसके अपवाद नहीं हैं। चूंकि अधिकतम जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी है, इसलिए वहां उचित मानवीय स्थिति की कल्पना करना अपने आप में हास्यास्पद है। अपराध प्रक्रिया संहिता के माध्यम से हमारे यहाँ जमानत की व्यवस्था मौजूद है, फिर भी कई आरोपी लंबे समय से जेल में बैठकर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्या इससे विचाराधीन कैदियों के आवागमन की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती? हमारी न्यायिक व्यवस्था में जब ये बात स्पष्ट की गई है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई भी आरोपी गुनहगार नहीं है, तो फिर इतने लंबे समय तक सिर्फ सजा की प्रतीक्षा में कैदी बने रहना क्या अनुच्छेद 19(1)(4) के तहत मिले आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? एक मामला अनुच्छेद 32 के उल्लंघन का भी बनता है। दरअसल अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो फिर आप न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च अदालत में गुहार लगा सकते हैं। और न्याय में हो रही इस तरह की देरी से मूल अधिकारों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इन अधिकारों का उपचार नहीं हो पाने से अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसी व्यवस्था के चलते उचित वक्त में न्याय नहीं मिल पाने से न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़ित का न केवल मूल अधिकार का हनन हो रहा है, बल्कि उसे अन्याय का भी सामना करना पड़ रहा है और न्याय पाने के उसके मूल अधिकार पर चोट हो रही है। कई बार देरी की वजह से दोषी आरोपी भी सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। ऐसे में ये तय कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर न्याय किसके साथ हुआ और किसके अधिकारों का हनन हुआ। जब तक लोग पूर्ण न्याय तक नहीं पहुंच पाते, वो अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उपचार से वंचित ही रहेंगे। एक भी अधिकार का उल्लंघन या एक भी ऐसा मामला जल्दी ही गंभीर परिणामों में तब्दील हो सकता है। इससे आजीविका का नुकसान भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन या स्वास्थ्य देखभाल की कमी हो सकती है और ये भी अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करेगा। अब ऐसे में सवाल है कि फिर अदालतों में लंबित मामले के कारण क्या हैं? तो अगर गौर करें तो भारतीय अदालतों के फैसलों में होने वाली देरी के कई कारण हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सरकार या राज्य मुख्य प्रतिवादी है।
इसका कारण ये है कि सरकार द्वारा जल्दबाजी में पारित कानूनों और लिए गए बेतुके व राजनीतिक निर्णयों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी का सीधे तौर पर उल्लंघन होता है। इससे मामला बेहिसाब तरीके से बढ़ता है और देश भर के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों से संबंधित कई लंबित मामले इसी के परिणाम हैं। मामलों के बैकलॉग का एक दोषी न्यायिक रिक्तियां भी हैं। दरअसल न्यायिक रिक्तियां सालों से केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद का विषय रही हैं और सालों से निचली अदालतों में मौजूद काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं। जब कभी भी पद भरने की कोशिश हुई है, उनमें प्रक्रियाओं को पूरा करने में अक्सर देरी हुई है। ऐसी गड़बड़ी अनिवार्य रूप से राज्य की ओर से ही होती है। कुछ खामियां प्रक्रियाओं में भी हैं, जैसे हलफनामा दाखिल करना या साक्ष्य उपलब्ध कराना आदि। इसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका और पुलिस प्रशासन की है। यहाँ मौजूद जटिलताओं के चलते इसमें भी काफी देरी होती है और इससे भी न्याय में देरी होती है, जो अनिवार्य रूप से प्रशासनिक देरी का मामला है। आज भी न्यायिक अवसंरचना पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। न ही उसमें कोई नवीनता लाई जा रही है और न ही उसकी मरम्मत की जा रही है। जब न्याय डिलीवर करने के लिए बुनियादी संरचना ही उपलब्ध नहीं होगी, तब समुचित न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा? कई राज्यों में मामले दायर करने की संख्या में भी काफी इजाफा देखा गया है, मगर न्याय प्रशासन में पद व्यवस्था वैसी की वैसी ही बनी हुई है, बल्कि यहाँ पहले से खाली पदों को भरा भी नहीं जा सका है। इसलिए हमारे पास न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं बची है। खराब न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात न्यायिक दक्षता को सीधे सीधे प्रभावित करती है। उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए हमारे पास एक कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली का प्रदर्शन और यहाँ जिस तरीके से न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, वो अपने आप में सवालों के दायरे में है, क्योंकि यहाँ पारदर्शिता का मुद्दा पूरी तरह से गौण है। दुनिया में शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ न्यायपालिका की नियुक्ति खुद न्यायाधीशों द्वारा ही की जाती है। संक्षेप में कहें तो मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में एक न्यायाधीश के पास जो कौशल होना चाहिए, उसका पर्याप्त परीक्षण नहीं किया जाता है, बल्कि न्यायपालिका में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये सभी अदालतों में मामले बढ़ाने के साथ अक्सर न्याय के वितरण में देरी का कारण बनते हैं। इसलिए हमें चयन प्रक्रिया में भी सुधार करने की जरूरत है। अब इन सब मुद्दों के बाद ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे में क्या समाधान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें न्याय प्रशासन की दक्षता में सुधार करने की जरूरत है। न्याय प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए हमें एक समग्र कार्य योजना बनानी चाहिए। इसमें पुलिस का प्रशिक्षण व संवेदीकरण और जेल प्रणाली का आधुनिकीकरण आदि सुधार के पहलुओं को शामिल करना चाहिए। इस तरफ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा और कानूनी सेवा प्राधिकरणों को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नालसा ने इधर बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी सेवाएं हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच गई हैं। आज हमारी लगभग 80% आबादी नालसा अधिनियम के तहत लाभ का दावा कर सकती है। दुनिया के सबसे उन्नत लोकतंत्र भी भारत की तरह इतने बड़े पैमाने पर कानूनी सहायता नहीं देते हैं। एक सुधार आंतरिक प्रबंधन की एक प्रणाली बनाकर भी किया जा सकता है। बीते मार्च में सरकार द्वारा संसद को बताए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत की अदालतों में 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। मार्च तक उच्चतम न्यायालय में 70,154 मामले लंबित थे और 25 न्यायालयों में इन लंबित मामलों की संख्या तकरीबन 59 लाख थी। इन मामलों से निपटने के लिए भारतीय अदालतों में उच्च अधिकारियों की निगरानी में आंतरिक प्रबंधन की एक प्रणाली होनी चाहिए, जो मामलों की महत्ता और गंभीरता के हिसाब से उससे निपटे। ये प्रणाली लंबित मामलों का आकलन कर न्यायिक पदों में नियुक्ति के लिए भी सिफारिश देगी। साथ ही डिजिटल अदालतों यानी ऑनलाइन अदालतों की प्रणाली को विस्तारित और मजबूत करने की भी जरूरत है, ताकि अधिकांश मामलों का निर्णय ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा सके। ये देश भर में न्यायपालिका को न सिर्फ लोकप्रिय बनाएगा, बल्कि इसे विकेंद्रीकृत भी करेगा और निर्णय की प्रक्रिया में तेजी भी लाएगा। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा न्यायिक रिक्तियां हैं। न्यायिक रिक्तियां वर्षों से केंद्र और न्यायपालिका के बीच विवाद का विषय रही हैं। न्यायिक रिक्तियों के चलते सुनवाई की प्रक्रिया लंबी और न्याय देने में देरी हुई है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की जरूरत है। इस बोझ को दूर करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि न्याय एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं, इसीलिए न्याय के द्वार सभी के लिए न सिर्फ समान रूप से खुले होने चाहिए, बल्कि इसे किफायती और आसान पहुंच के भीतर भी होना चाहिए।
इसके अलावा सरकार को भी अंधाधुंध राजनीतिक गिरफ्तारी और कानूनों को जल्दबाजी में बनाने पर रोक लगानी चाहिए। इससे केवल अदालतों में मामलों का भार बढ़ता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। सरकार को ऐसी गिरफ्तारी की जगह विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। न्याय प्रशासन को ऐसा कार्य नहीं है जो केवल अदालतों के भीतर ही संपन्न किया जाता है। अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उसे बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को सुगम बनाना भी इसमें शामिल है। न्याय वितरण प्रणाली में समान पहुंच और भागीदारी तय होने पर ही सभी का विश्वास जीता जा सकता है। और यही कारण है कि न्याय तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि यह अन्य अधिकारों की रक्षा की कुंजी है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अदालतों में लंबित मामले किस प्रकार मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।